धनपत राय 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील के फासले पर बसे एक गांव लम्ही में जन्मे। 8 साल की उम्र तक बचपन जीने वाला एक बालक भविष्य में इतना बड़ा कलमकार बनेगा, हिंदी साहित्य के युग का जनक कहलाएगा, ऐसा भला कौन जानता था। 8 साल की उम्र में माँ और 16 साल की उम्र में पिता ने साथ छोड़ दिया। इसी दरमियान बहन की शादी, पिता की दूसरी शादी और खुद की शादी ने लड़कपन से निकालकर दुनिया से अवगत करा दिया। पिताजी के द्वारा लाई गई दूसरी माँ कभी राशि नहीं आई और जीवन का रस पाने के लिए इसी बीच धनपत की संगत किताबों से हो गई। खाली समय में तिलिस्म और अयारी की किताबों के साथ संगत निभाता यह बालक 13 साल की उम्र में 2,000 पन्नों की 18 जिल्दें पढ़ चुका था और इसके अलावा न जाने कितनी हास्य कृतियां और कविताएं। इन्हीं किताबों और मौलवी साहब जो फारसी और हिंदी के गुरु थे, उनकी सीख थी, उन्हीं की देन थी जिसने हिंदी ही नहीं फारसी में भी कलम उठाने को उकसाया। और सच्चाई तो यह है कि हिंदी साहित्य में इनके जैसा कलम उठा के लिखना आज भी चुनौती भरा काम है। जी हाँ, चौराहेबाजी में आज चर्चा छिड़ी है उसी धनपत राय की, जिसकी किताब सोजे वतन अंग्रेजों के द्वारा जलाई जा चुकी थी। जिंदगी की आखिरी पड़ाव तक पहुंचने वाला यह शख्स धनपत राय कभी भी अपने नाम से न जाना जा सका। उसकी कीर्ति फैली प्रेमचंद के नाम से। मैं तो कहता हूं कि देश का हर बच्चा जो कहानी पढ़ना सीख चुका है वो प्रेमचंद के नाम से अनभिज्ञ नहीं होगा और इनकी कहानियों को, कविताओं को या उपन्यासों को देश के हर बच्चे ने जरूर पढ़ा होगा। खैर, इनके जीवन के चर्चे और किस्से तो चलते रहेंगे। फिलहाल हमारी चौराहेबाजी में हम देखेंगे प्रेमचंद का एक उपन्यास जो काफी लोकप्रिय था, जिसका नाम है प्रतिज्ञा। उस उपन्यास का एक छोटा सा अंश देखेंगे जिसमें उस दौर में भी प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की बातें दोहराई थी जो अत्यंत प्रासंगिक है। 2 सखियां पूर्णा और सुमित्रा के बातचीत का वो अंश है जहां पूर्णा अपने पति से रूठी हुई है और सुमित्रा उसे अपना स्त्री धर्म निभाने को प्रेरित किए जा रही है। सुमित्रा और पूर्णा की बातचीत क्या होती है, आइए देखते हैं हमारे चौराहेबाजी में। आखिर पुरुष अपने स्त्रियों पर इतना रोब क्यों जमाता है? बहन, कुछ तुम्हारे समझ में आता है? क्या यह आज नई बात है? पुरुष ने सदैव स्त्री की रक्षा की है, फिर रोब क्यों न जमाए? रक्षा की है तो अपने स्वार्थ से, कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं। उनकी संपत्ति के लिए संतान की जरूरत ना होती तो कोई स्त्री की बात ही ना पूछता। जो स्त्रियां बांझ रह जाती हैं उनकी कितनी दुर्दशा होती है, जो रोज हम देखते हैं। मैं तो ऐसी कई औरतों को जानती हूँ जो पुरुषों पर ही रोब जमाती है। ऐसा क्यों? वह निकम्मे पुरुष होंगे। नहीं बहन, निकम्मे नहीं, सो कमाओ में कमाओ, एक नहीं 10-5 तो अपने मोहल्ले में ही गिनवा दूँ। और बाहर कहीं जाऊँ, मेरे ही मामा थे जो मामी जी की आज्ञा के बिना बाहर निकलते तक नहीं थे। यहाँ तक कि एक बार कचहरी का समन आया तो अंदर जाकर पूछने लगे, सुनती हो कचहरी का समन आया है, जाएं कि ना जाएं? अगर तुम्हारी मामी मना कर देती तो क्या वो ना जाते? मैं तो समझती हूँ न जाते, पर चपरासी जो है ना जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता। तो तुम्हारी मामी धनी घर की बेटी होंगी। कैसा धनी घर? मोल लाई गई थी। मामा जी की पहली स्त्री मर गई तो ये इन्हें मोल लाए थे। क्या कहती हो बहन, कहीं औरतें बिकती है? औरतें और मर्द दोनों ही बिकते हैं। लड़की का बाप कुछ लेकर लड़की ब्याह देता है, यह बेचना नहीं तो और क्या है। मगर लड़के वाले के लिए लेना कोई बात नहीं है। लड़की का बाप यदि कुछ लेकर अच्छी दे दे तो निंदा की बात नहीं है, इसकी प्रथा नहीं है। मजा तो तभी आएगा जब लड़की वाले भी लड़कियों को दहेज लेने लगे।
बिना भरपूर दहेज लिए विवाह ही ना करें, तब पुरुषों के होश ठिकाने ही आ जाएंगे। मेरा तो अगर बाबूजी विवाह ना करते तो मुझे कभी इसका ख्याल ही ना आता। मेरी समझ में यही बात नहीं आती कि लड़के वाले को ही लड़की ब्याहने की उतनी गरज क्यों होती है। तुम बहन बच्चों सी बातें करती हो। लड़कियों के विवाह में साल का विलम्ब हो जाता है तो चारों ओर हंसी उड़ने लगती है। लड़कों का विवाह कभी ना हो तो कोई भी नहीं हंसता है। लोक रीति भी कोई चीज है क्या? अंग्रेजी में भी बहुत सारी लड़कियां कुंवारी रह जाती है, क्या वे भ्रष्ट हो जाती है? किसी के दिल का हाल कोई क्या जानता है बहन। औरत अबला होती है, एक रक्षक के बिना उसका जीवन सुख और शांति से नहीं कट सकता है। तो फिर क्या अंग्रेज लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं? इसलिए कि वे जीवन को विलासपूर्वक काटना चाहती हैं, या संतान के लालन पालन का कष्ट उठाना नहीं चाहती है, या किसी से दबकर रहना नहीं चाहती होगी। अच्छा, तुम्हारे मामा जी अपनी पत्नी से डरते थे? बड़े दुबले पतले होंगे। तुम्हारी मामी भारी भरकम होंगी। अरे नहीं बहन, मामी जी तो ऐसी दुबली पतली थी कि फूंक दो तो उड़ जाए, और मामा जी तो पूरे भीम थे। पक्की सवा सेर तो उनकी खुराक थी, मगर मामी की आंखों के इशारे पर चलते थे। क्या मजाल कि अपनी मर्जी से एक कौड़ी भी खर्च करे। दिन भर के बाद भी जजमानी से लौटते तो घर पे ही खाना खाते। तब तुम्हारे मामा पागल होंगे। तो बस उसी तरह पुरुष भी उन्हीं स्त्रियों पर रोब जमा लेते हैं जो पागल होती हैं। चतुर स्त्री पर रोब पुरुष नहीं जमा सकते, चतुर पुरुष पर स्त्री ही रोब जमा सकती है। इन दोनों में जिसकी बुद्धि तीव्र होगी उसकी चलेगी। मैंने मूर्खों को भी देखा है अपनी पत्नियों को डांटते हुए। यह तो संसार की प्रथा ही है बहन। मर्द स्त्री से बल में, बुद्धि में, पौरुष में अक्सर बढ़ के होता है, इसलिए उसकी हुकूमत है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यह गुण है, वहाँ स्त्रियाँ ही की चलती है। मर्द कमाकर खिलाता है, क्यों रोब जमाने से भी जाए। बस बस, तुमने लाख रुपए की बात कह दी। मैं समझती हूँ बेचारी औरतें कमा नहीं सकती, इसलिए उसकी दुर्गति है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मर्द अपने परिवार घर को खिला सकता है तो क्या स्त्री अपनी कमाई से अपना पेट नहीं भर सकती? लेकिन सवाल तो रक्षा का है, उसकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा कैसे? क्या उन्हें कोई खा जाएगा, लूट लेगा? लंपटों के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा। जब ऐसी कोई स्त्री मिलकर रहेगी तो उनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। हर एक स्त्री अपने पास तेज छुरा रखे, अगर कोई पुरुष उन्हें छेड़े तो वो जान पर खेलकर वो छुरा फूंक दे। ऐसे 10-20 घटनाएं हो जाएगी तो ऐसे मर्दों की तो नानी याद आ जाएगी। तो आपने देखा हमारे चौराहेबाजी में प्रेमचंद की अमर कीर्ति उपन्यास प्रतिज्ञा का वो अंश, और इस तरह से यह अंश उपन्यास का वह केंद्र बन जाता है जिसे 21वीं सदी में भी याद रखा जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये वो प्रसंग है जो आज भी स्त्रियों के बीच दोहराई जाती हैं।